नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है Z39.50। Z39.50 ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पुस्तकालय प्रणालियों यानी लाइब्रेरी सिस्टम में डेटा से जानकारी खोजने और रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इसका विकास लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके बारे में हम सारी डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। Z39.50 Z39.50 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर और एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग TCP और IP कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटाबेस से जानकारी खोजने यानी सर्च करने और पुनः प्राप्त करने यानी इंफॉर्मेशन रिट्रावल करने के लिए किया जाता है। जो Z39.50 है, इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना को यानी जानकारी को खोजने के लिए यानी सर्च के लिए और पुनः प्राप्त करने के लिए यानी इन्फॉर्मेशन रिट्रावल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि Z39.50 की देखरेख कौन करता है, इसे विकसित किसने किया था और इसे अनुरक्षित कौन करता है। तो ये तीनों कार्य कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। और अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नहीं आता है ऑप्शन में, तो इनकी एक संस्था है ANSI और NISO। ये दोनों संस्था है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। ANSI का नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और NISO का नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे देखते हैं। ये ANSI या NISO स्टैंडर्ड Z39.50 और ISO स्टैंडर्ड 23950 ये दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं। और Z39.50 का विकास 1970 के दशक में ही शुरू हो गया था, परंतु इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1988 के अंदर आया था। अब हम इसके एडिशन के बारे में देख लेते हैं कि इसका कौन सा एडिशन कब आया था। इसका पहला एडिशन आया था 1988 के अंदर, फिर 1992 के अंदर एक एडिशन आया, फिर 1995 के अंदर आया और फिर 2003 के अंदर इसका लेटेस्ट एडिशन आया। आगे देखते हैं। पुस्तकालयों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ये प्रोटोकॉल एक ही इंटरफेस से कई दूरस्थ सिस्टम्स में खोज करने में सक्षम बनाता है और आमतौर पर ये पोर्ट 210 का उपयोग करता है। जो Z39.50 है, ये एक ही इंटरफेस से कई दूरस्थ यानी जो दूर स्थित सिस्टम्स हैं कंप्यूटर सिस्टम, उनमें खोज करने में सक्षम बनाता है ये। और ये जो Z39.50 है, ये आमतौर पर पोर्ट 210 का उपयोग करता है। आगे देखते हैं। कॉन्टेक्सुअल क्वेरी लैंग्वेज Z39.50 सिमेंटिक्स पर आधारित है। और जो कॉन्टेक्सुअल क्वेरी लैंग्वेज थी, इसको पहले कॉमन क्वेरी लैंग्वेज भी कहते थे। कॉन्टेक्सुअल क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग सूचना पुनः प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन रिट्रावल के क्षेत्र में जितने भी प्रश्न हैं या क्वेश्चन हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Z39.50 पुस्तकालय कैटलॉग में बैकडोर की तरह काम करता है। इसे बैकडोर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये यूज़र इंटरफेस के पीछे रहकर बिना पूरा कैटलॉग दोबारा बनाए डेटा को सीधे दूसरे लाइब्रेरी के डेटाबेस से आपके सिस्टम में लाता है। आगे देखते हैं। ये प्रोटोकॉल सर्च यानी खोज, पुनः प्राप्ति यानी रिट्राइवल और ब्राउज़ का समर्थन करता है। यानी जो Z39.50 है, ये सर्च का भी समर्थन करता है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का भी समर्थन करता है और ब्राउज़ का भी सिस्टम करता है, यानी कोई भी ब्राउज़र का यूज़ करके इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। ये सर्च क्वेरीज यानी खोज के प्रश्नों में विशेषता होती हैं जो आमतौर पर BIB1 विशेषता सेट से ली जाती हैं। ये सेट सर्वर कंप्यूटर पर सूचना खोजों को निर्दिष्ट करने के लिए 6 विशेषताओं को परिभाषित करता है।
पहला है उपयोग यानी यूज़, दूसरा है संबंध यानी रिलेशन, तीसरी है स्थिति यानी पोजीशन, चौथा है संरचना यानी स्ट्रक्चर, पांचवा है ट्रंकेशन और छठा है कंप्लीटनेस। ये 6 विशेषताएं हैं इसकी। आगे देखते हैं। Z39.50 का सिंटैक्स बहुत जटिल प्रश्नों की अनुमति देता है, यानी जो Z39.50 है इसका जो सिंटैक्स है ये बहुत कठिन प्रश्नों को पूछने की अनुमति भी प्रदान करता है हमें। अब हम देखते हैं जो Z39.50 था इसका एक अपडेट आया था जिंग नाम से। इसकी फुल फॉर्म थी Z39.50 इंटरनेशनल नेक्स्ट जनरेशन। ये इसका पूरा नाम था जिंग का। अब हम आगे देखते हैं। Z39.50 के उत्तराधिकारी 2 प्रोटोकॉल हैं। पहला है SRU यानी सर्च रिट्राइव URL सर्विस और दूसरा है SRW यानी सर्च एंड रिट्राइवल वेब सर्विस। ये 2 इसके उत्तराधिकारी प्रोटोकॉल हैं। अब हम आगे देखते हैं GILS के बारे में, यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस। इसे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बात प्रोफाइल के बारे में। Z39.50 के कार्यान्वयन में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बात प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है, जो बेहतर खोज और परिणामों की गारंटी देता है। यानी जो Z39.50 है इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बात प्रोफाइल का यूज़ किया जाता है। जो बात प्रोफाइल है ये सटीक खोज और परिणामों की गारंटी देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सरपास कॉपीकैट के बारे में। ये विंडो बेस्ड Z39.50 कैटलॉगिंग टूल है। अब हम अलग अलग NISO स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, यानी जो नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। इसमें पहला है Z39.2, ये 1994 में आया था। ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट से संबंधित है। दूसरा है Z39.9, ये 1992 के अंदर आया था और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबरिंग से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है Z39.7, ये 1995 के अंदर आया था और ये लाइब्रेरी स्टैटिक्स से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है Z39.76, ये 1996 के अंदर आया था और ये डाटा एलिमेंट्स फॉर बाइंडिंग लाइब्रेरी मटेरियल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है Z39.78, ये 2000 के अंदर आया था और ये लाइब्रेरी बाइंडिंग से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है Z39.85, ये 2001 में आया था और ये डबलिन कोर मेटा डाटा एलिमेंट सेट से संबंधित है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण एडिशन था जो था Z39.71, ये 2006 के अंदर आया था। ये 6 अक्टूबर 2006 को ANSI या NISO द्वारा विकसित किया गया था और जो इसका लेटेस्ट एडिशन था ये आया था 2011 में। और जो Z39.71 है ये एक स्टैंडर्ड है जो पुस्तकालयों में ग्रंथ सूची संबंधी वस्तुओं के संग्रह विवरण के प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों संसाधन शामिल हैं। और जो Z39.50 है इसे ANSI के द्वारा तैयार किया गया था और इसे अप्रूव किया गया था NISO के द्वारा। तो यहाँ तक हमने Z39.50 के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने Z39.50 के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा Z39.50 है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर और एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग TCP/IP कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि इसकी जो देख रेख है
और इसका जो विकास है और इसे जो अनुरक्षित करता है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किया जाता है। और अगर ऑप्शन में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नहीं आता है तो इन्हीं की एक दो संस्था है, ANSI या फिर NISO, ये दोनों इसकी संस्था हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो Z39.50 है इसका विकास 1970 के दशक से ही शुरू हो गया था, परंतु जो इसका पहला संस्करण था वो 1988 के अंदर आया था, यानी जो इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था वो 1988 के अंदर किया गया था। इसके बाद जो इसका दूसरा संस्करण आया था वो आया था 1992 के अंदर, फिर इसका तीसरा संस्करण आया था 1995 के अंदर, फिर आया 2003 के अंदर। इसके बाद हमने आगे देखा कि जो पुस्तकालय में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ये प्रोटोकॉल एक इंटरफेस से कई दूरस्थ यानी दूर स्थित सिस्टम्स में खोजने के लिए सक्षम बनाता है और आमतौर पर ये प्रोटोकॉल पोर्ट 210 का उपयोग करता है। इसके बाद हमने देखा कि जो कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज है वो Z39.50 सिमेंटिक्स पर आधारित है, और जो कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज है इसे पहले कॉमन क्वेरी लैंग्वेज भी कहते थे। और Z39.50 पुस्तकालय कैटलॉग में बैकडोर की तरह काम करता है। जो Z39.50 है ये प्रोटोकॉल सर्च को और रिट्राइवल को और ब्राउज को समर्थन करता है। जो सर्च क्वेरीज होती हैं यानी जो खोज के प्रश्न होते हैं उनमें विशेषताएं होती है जो आमतौर पर BIB1 विशेषता सेट से ली जाती हैं, और ये सेट सर्वर कंप्यूटर पर सूचना खोजों को निर्दिष्ट करने के लिए 6 विशेषताओं को परिभाषित करता है। इसमें पहली विशेषता है उपयोग यानी यूज़, दूसरा है संबंध यानी रिलेशन, तीसरा है स्थिति यानी पोजीशन, चौथा है संरचना यानी स्ट्रक्चर, और पांचवा है ट्रंकेशन, और छठा है कंप्लीटनेस। ये 6 विशेषताएं हैं इसकी। इसके बाद हमने देखा कि जो Z39.50 है इसका सिंटैक्स हमें बहुत जटिल प्रश्नों को पूछने की अनुमति देता है। इसके बाद हमने Z39.50 का अपडेटेड एडिशन देखा जो कि था जिंग। इसका पूरा नाम है Z39.50 इंटरनेशनल नेक्स्ट जनरेशन। इसके बाद हमने देखा कि जो Z39.50 है इसके दो उत्तराधिकारी 2 प्रोटोकॉल हैं। पहला है SRU यानी सर्च रिट्राइव यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर सर्विस। इसके बाद दूसरा है SRW, इसका पूरा नाम है सर्च रिट्राइवल वेब सर्विस। इसके बाद हमने देखा GILS के बारे में यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस। इसे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लोकेटर सर्विस भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा बाथ प्रोफाइल के बारे में। बाथ प्रोफाइल Z39.50 के कार्यान्वयन में एक रूपता लाने के लिए बाथ प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है जो बेहतर खोज और परिणामों की गारंटी देता है। इसके बाद हमने देखा सरपास कॉपीकैट के बारे में। ये विंडो बेस्ड Z39.50 कैटलॉगिंग टूल है। इसके बाद हमने NISO स्टैंडर्ड देखे थे। इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, इनके बारे में देखा था। पहला था Z39.2, ये 1994 के अंदर आया था। ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट से संबंधित है। दूसरा था Z39.9, ये 1992 के अंदर आया था और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबरिंग से संबंधित था। फिर इसके बाद आया था Z39.7, ये 1995 के अंदर आया था। ये लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स से संबंधित था। इसके बाद आया था Z39.76, ये 1996 के अंदर आया था। ये डाटा एलिमेंट फॉर बाइंडिंग लाइब्रेरी मटेरियल से संबंधित था। फिर इसके बाद आया Z39.78, ये 2000 के अंदर आया था और ये लाइब्रेरी बाइंडिंग से संबंधित था। फिर इसके बाद आया Z39.85, ये 2001 के अंदर आया था और ये डबलिन कोर मेटा डाटा एलिमेंट सेट से संबंधित था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण एडिशन था Z39.71, ये 2006 के अंदर आया था और ये 6 अक्टूबर 2006 को ANSI और NISO द्वारा विकसित किया गया था। और जो इसका लेटेस्ट एडिशन था वो आया था Z39.71 2011 में।
जो Z39.71 है, ये एक स्टैंडर्ड है जो पुस्तकालयों में ग्रंथ सूची संबंधी वस्तुओं के संग्रह विवरण के प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों संसाधन शामिल हैं। जो Z39.71 है, ये ANSI के द्वारा तैयार किया गया था और इसे अप्रूव NISO के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो Z39.50 था उसके बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।